पनामा पेपर्स लीक केस में नवाज शरीफ की कुर्सी चले जाने के बाद उनके भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री होंगे। नवाज शरीफ की पार्टी PMLN की एक बैठक में फैसला लिया गया। हालांकि शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सदस्य नहीं है, जिसके चलते वो फौरन प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। ऐसे में 45 दिन तक किसी दूसरे को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। अंतरिम प्रधानमंत्री कौन होगा, इसका ऐलान आज इस्लामाबाद में पार्टी की हाई लेवल बैठक के बाद होगा। वहीं शहबाज शरीफ के बेटे हमास को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। पाकिस्तान में नवाज शरीफ की कुर्सी के जाने से चीन टेंशन में आ गया है। पाकिस्तान में बदले राजनीतिक हालात से चीन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चीन ने पाकिस्तान में $46 अरब का निवेश किया है। करीब 3 साल पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी इस्लामाबाद यात्रा के दौरान चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए बड़े पैमाने पर निवेश योजनाओं की घोषणा की थी। इसके तहत शिनजियांग को ग्वादर बंदरगाह से जोड़ने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास किया जाना है। 2015 में प्रोजेक्ट की शुरुआत भी हो गई थी। अगर चीन के इस प्रोजेक्ट को खतरा होता है तो इसके लिए बड़ा आर्थिक झटका माना जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी पाकिस्तान के ताजा सियासी हालात पर नजर बनाए हुए है। हालांकि अमेरिका ने इसे पाकिस्तान का आंतरिक मामला बताया है। राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेसी विधायकों के पार्टी छोड़ने से घबराई कांग्रेस ने अपने 44 विधायकों को कर्नाटक शिफ्ट कर दिया है। पिछले 2 दिनों में कांग्रेस के 6 विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पार्टी से और विधायक ना टूटे, इसके लिए कांग्रेस ने अपने 44 विधायकों को कल रात फ्लाइट से बेंगलुरु भेज दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन कांग्रेस विधायकों को डरा धमका कर जबरन इस्तीफा दिलवा रहा है। कोई सोच के साथ नहीं जा रहा है। भाजपा सरकारी पुलिस अधिकारी और कलेक्टर के द्वारा धमकी दे रहे हैं। हमारा विधायक को ललचा रहे, इसीलिए हम वहाँ जा रहे हैं। धारासभ्यों की खरीद फरोख्त करना, उनको धमकियां देना, डराना और सरेंडर करवाना, यह टेक्निक मोदी जी और अमित शाह ने मिलकर बनाई थी। उसके आधार पर 2014 को हमें अनुभव है कि उन्होंने कई हमारे जो MLA थे उनको रेजिग्नेशन करवाए थे। दरअसल कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे ऐसे समय में आ रहे हैं जब गुजरात की 3 राज्यसभा सीटों के लिए 8 अगस्त को चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस ने एक सीट पर अपने कद्दावर नेता अहमद पटेल को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस विधायकों के इस तरह इस्तीफे दिए जाने से अहमद पटेल के चुनाव जीतने की संभावनाएं कम होती जा रही हैं। कश्मीर में आतंकी फंडिंग की NIA जांच में नया खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक NIA को जांच में जानकारी मिली है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI कश्मीर के हज यात्रियों को भी आतंक के लिए इस्तेमाल कर रही है और ISI की इस साजिश में अलगाववादी भी शामिल हैं। कश्मीर से हर साल करीब 8000 श्रद्धालु हज यात्रा के लिए जाते हैं और औसतन एक व्यक्ति की हज यात्रा पर 4 से 5 लाख रुपए खर्च होते हैं और इसी खर्च के जरिए ISI और अलगाववादी कश्मीर में आतंक की फंडिंग का इंतजाम करते हैं। हज यात्री जो पैसा सऊदी अरब में खर्च करने के लिए रखते हैं, वो पैसा हुर्रियत के एजेंट ले लेते हैं। बदले में ISI उतना ही पैसा हज यात्रियों को सऊदी अरब में मुहैया करा देती है। NIA सूत्रों के मुताबिक सिर्फ हज यात्रियों से वसूले गए पैसों से अलगाववादियों को हर साल करोड़ों रुपए मिल रहे हैं और हज यात्रा की फीस को आतंक के चंदे में बदलने का काम कई सालों से चल रहा है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर उल्लंघन की घटनाओं के बीच आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने LOC का दौरा किया। उन्होंने जम्मू के राजौरी जिले में LOC पर एक पोस्ट का निरीक्षण भी किया। इस दौरान जनरल रावत ने कहा कि सेना को दुश्मनों के किसी भी नापाक हरकत का जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। जनरल रावत 2 दिन के जम्मू दौरे पर हैं। विवादास्पद इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है और उसकी संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जाकिर नाइक के खिलाफ इस कार्रवाई की जानकारी NIA ने दी है। NIA ने कहा, भगोड़ा घोषित करने का आदेश हाल में मुंबई की एक विशेष अदालत ने जारी किया था, जिसके बाद IPC की धारा 83 के तहत जाकिर नाइक की संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नाइक के खिलाफ NIA आतंकवाद एवं मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत जांच कर रही है। नाइक 1 जुलाई 2016 को देश छोड़कर उस वक्त भाग गया था जब बांग्लादेश में आतंकवादियों ने दावा किया था कि वे जिहाद शुरू करने को लेकर उसके भाषणों से प्रेरित हुए थे। महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में वंदे मातरम को लेकर 2 विधायकों में झड़प हो गई। AIMIM के विधायक वारिस पठान ने कहा कि चाहे जान चली जाए लेकिन वो वंदे मातरम नहीं कहेंगे।
अरेस्ट करूंगा। ये लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं, मुझे रुका के रखा है। ये लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं बोलने के लिए। मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। वारिस पठान के बयान का बीजेपी विधायक राज पुरोहित ने विरोध किया और कहा कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। मांग करता हूं कि संविधान में सांप्रदायिक फैलाने वाली एमआईएम पार्टी जो है इसको बैन भी करना चाहिए, इन लोगों को जेल में डालना चाहिए और ऐसे एमएलए को तो अरेस्ट करके उसकी विधानसभा की सदस्यता खत्म करनी चाहिए। दोनों विधायकों में विवाद की शुरुआत वंदे मातरम पर मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को लेकर हुई। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि सबको वंदे मातरम कहना चाहिए। हैदराबाद विश्वविद्यालय में एक बार फिर विवाद हो गया है। 26 जुलाई को कारगिल दिवस के दिन एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यूनिवर्सिटी में एक स्तूप का अस्थायी निर्माण किया। छात्रों के मुताबिक इस स्तूप को अगले दिन यानी 27 जुलाई को शाम को हटाया जाना था, लेकिन शाम 4 बजे ही यूनिवर्सिटी प्रशासन के लोग आए और उन्होंने इस अस्थायी स्तूप को तोड़ दिया। जिसके बाद छात्रों ने उसी जगह स्थायी स्तूप का निर्माण कर दिया और इसे कारगिल विजय चौक का नाम दे दिया। छात्रों का आरोप है कि इस दौरान यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस ने उनसे झड़प की। हमने कि एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना दबदबा दिखाने के लिए इसे हटा दिया है कम्प्लीटली। तो एबीवीपी एचसीयू यूनिट ने डिसीजन लिया कि इसे हम परमानेंटली यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। बाहर से पुलिस वाले आए और सिक्योरिटी गार्ड ने यूनिट को रोकने की कोशिश की, लेकिन हम जो है ये शर्मनाक इंसिडेंट के बाद हम नहीं सुनने वाले हैं। हमने वहाँ पे स्तूपा को परमानेंटली इंस्टॉल किया है। वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि छात्रों को इसी शर्त पर स्तूप के अस्थायी निर्माण की इजाजत दी गई थी कि वो कार्यक्रम खत्म होने के बाद इसे हटा लेंगे, लेकिन जब छात्रों ने ऐसा नहीं किया तब यूनिवर्सिटी प्रशासन को एक कार्रवाई करनी पड़ी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज से 3 दिन के दौरे पर यूपी में रहेंगे। 3 दिन में अमित शाह संगठन और सरकार के साथ करीब 25 बैठकें करेंगे। अमित शाह के इस दौरे को मिशन 2019 से जोड़कर देखा जा रहा है। अमित शाह आज सुबह 10:20 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से वो सीधे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जाएंगे, जहां वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। शाम 4 बजे वो प्रदेश बीजेपी दफ्तर जाएंगे। यहां वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जो जापान के पास समंदर में गिरी। इस बात की जानकारी जापानी अधिकारियों ने दी। उत्तर कोरिया के इस मिसाइल परीक्षण के बाद जापान के पीएम शिंजो अबे ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई। इसी बीच अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने भी इसकी पुष्टि की है। पेंटागन के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक रक्षा विभाग इस परीक्षण का आकलन कर रहा है। इससे पहले उत्तर कोरिया ने 4 जुलाई को पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था।